तो आज हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आ गए आप। आज का हमारा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर का नाम ही एक क्वेश्चन है। ये चैप्टर पूछ रहा है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ है क्या वो प्योर है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई चीज़ प्योर है या इम्प्योर है। तो पहले समझते हैं कि प्योर चीज़ क्या होती है। तो ऐसी सब्सटेंस जो एक तरह के पार्टिकल से बनी हुई है उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। जैसे हमारे पास ये कॉपर का पीस है, ये कॉपर का पीस है यानी ये कॉपर के पार्टिकल से बना हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉपर के पार्टिकल से ही बना हुआ है, तब इसे हम कहेंगे प्योर। एंड अगर हम वाटर ले, वाटर होता है H2O, तो वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि वाटर सिर्फ और सिर्फ H2O के पार्टिकल से बना हुआ है। अब ये जो पूरा H2O है ये एक पार्टिकल है। ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल से वाटर बना हुआ होता है। तो वाटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स है, तो वाटर एक प्योर सब्सटेंस है। एंड अगर इस वाटर के अंदर हम नमक मिला दें तो अब इस वाटर के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स हो गए, तो अब ये प्योर नहीं रहा, ये इम्प्योर हो गया। तो ऐसी सब्सटेंसेस जो अलग अलग तरह के पार्टिकल से बनी हुई होती है उन्हें हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे ये पानी के अंदर नमक, तो जो चीज़ एक तरह के पार्टिकल से बनी हुई है उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। जो अलग अलग तरह के पार्टिकल से बनी हुई है उसे हम इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। तो अब प्योर के भी दो टाइप्स हैं। एक होते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या हुआ, जैसे मैंने तुम्हें जो कॉपर का एग्जाम्पल दिया था, तो जो कॉपर बना हुआ है ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ये पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉपर के ही पार्टिकल है। तो इस छोटे से पार्टिकल को हम कहते हैं एटम। तो एलिमेंट वो चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ एक तरह के एटम से बनी हुई है। एंड इसके एग्जाम्पल्स हो गए कॉपर, आयरन, ऑक्सीजन। कॉपर बना हुआ होगा कॉपर एटम से, आयरन बना हुआ होगा आयरन एटम से, ऑक्सीजन बनी हुई होगी ऑक्सीजन एटम से। तो ये सारी चीज़ें एक तरह के एटम से ही बनी हुई है, तो इन्हें हम कहेंगे एलिमेंट्स। एंड सेकेंड टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस है कंपाउंड्स। तो जैसे वाटर, वाटर बना हुआ होता है H2O से। H2O एक पूरा पार्टिकल है एंड इस पार्टिकल के अंदर दो H है। H यानी हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन है, यानी एक पार्टिकल दो हाइड्रोजन एटम्स एंड एक ऑक्सीजन एटम से मिलके बना हुआ है, तो इसे हम कहेंगे कंपाउंड। तो अब तुम कहोगे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ दो तरह के पार्टिकल से बनी हुई है तो उसे हम इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। तो इस हिसाब से तो वाटर भी इम्प्योर होना चाहिए क्योंकि ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो ये प्योर क्यों है? तो ये प्योर इसलिए है क्योंकि जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। हमेशा हमें दो हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन ही मिलेगा। तो ऐसी सब्सटेंसेस जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनी हुई है एंड उन चीज़ों का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, उन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिलाने से बना है एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा 2:1। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं कंपाउंड्स। जैसे एग्जाम्पल हो गया वाटर, वाटर यानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन एंड दो ऑक्सीजन को मिलाने पे बनी है, तो ये एक प्योर सब्सटेंस है। तो ये होगी प्योर सब्सटेंसेस। अब देखते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस को। तो अगर मेरे पास कोई प्योर सब्सटेंस है जैसे वाटर एंड अगर मैं इसके अंदर कोई दूसरी सब्सटेंस ऐड कर दूं तो ये एक इम्प्योर चीज़ बन जाएगी। जैसे मैंने वाटर के अंदर शुगर को ऐड कर दिया तो ये एक इम्प्योर चीज़ बन गई। एंड वाटर को हमने इम्प्योर बनाया कैसे? शुगर को मिक्स करके। तो हम कह सकते हैं कि जो इम्प्योर चीज़ें होती हैं वो मिक्सचर होती हैं। जैसे ये वाटर एंड शुगर का मिक्सचर है तो ये एक इम्प्योर चीज़ है। तो इम्प्योर चीज़ों को हम मिक्सचर्स भी कहते हैं। एंड एक मिक्सचर के अंदर कोई नई चीज़ नहीं बनती। जैसे हमने शुगर एंड वाटर को ऐड करा तो इसके अंदर शुगर एंड वाटर है, दोनों अलग अलग है, इन्हें हम सेपरेट भी कर सकते हैं। तो कोई चीज़ नई नहीं बनी, जैसी चीज़ पहले थी वैसी ही बाद में है। तो एक मिक्सचर के अंदर कोई नई चीज़ नहीं बनती। एंड मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जैसे हमारे पास वाटर है, इसके अंदर हमने शुगर ऐड करी
एंड इसे अच्छे से मिक्स कर दिया तो ये एक मिक्सचर बन गया। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो शुगर एंड वाटर के पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। हर एक जगह वाटर एंड शुगर एक जैसे ही हैं। एंड अगर एक और एग्जांपल ले हम वाटर के अंदर ऑयल का, तो नीचे वाटर के पार्टिकल्स रह जाएंगे एंड ऊपर ऑयल फ्लोट करेगा। तो इसके अंदर ऑयल एंड वाटर यूनिफॉर्म नहीं है। ऊपर ऑयल एंड वाटर थोड़े मिक्स्ड है पर नीचे सिर्फ और सिर्फ वाटर है। तो इसकी जो कंपोजिशन है यानी बनावट वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो जो पहला वाला मिक्सचर है इसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड जो दूसरा वाला है इसे हम कहते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर हुआ जिसके अंदर सारी चीज़ें यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होती है, जैसे शुगर एंड वाटर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर चीज़ें यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होती। यानी अगर हम इस मिक्सचर को नीचे से देखें तो नीचे ये अलग है, ऊपर ये अलग है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसे हम कहते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर हम कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं देख सकते। ऐसा तो कुछ है नहीं कि ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है। तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर तुम्हें क्या कोई बाउंड्री दिख रही है? नहीं। तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर कोई भी सेपरेशन बाउंड्री दिखती नहीं है, यानी ऐसी बाउंड्री जो दो चीज़ों को सेपरेट करती है। तो इसके अंदर हमें शुगर एंड वाटर को सेपरेट करने वाली कोई बाउंड्री नहीं दिख रही। पर हिट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर ऑयल एंड वाटर दोनों अलग अलग है एंड इनके बीच में जो लाइन है ये है सेपरेशन बाउंड्री, तो ये विजिबल है। तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर सेपरेशन बाउंड्री विजिबल होती है। एंड होमोजीनियस मिक्सचर में सिर्फ और सिर्फ एक फेज होता है। जैसे ये मिक्सचर पूरा एक जैसा है तो ये एक फेज है, पर हिट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर ऊपर वाला अलग फेज दिख रहा है, नीचे वाला अलग दिख रहा है। तो इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा फेजेस हो सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हो गए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एंड और भी बहुत सारे ऐसे मिक्सचर जो यूनिफॉर्म होते हैं उन्हें हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। एंड ऐसे मिक्सचर जो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं जैसे वाटर एंड ऑयल एंड सैंड एंड वाटर, सैंड नीचे सेटल हो जाती है, ऊपर वाटर रह जाता है, तो वो मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं होता, यानी वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ये हो गए होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखते हैं सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का, जैसे सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा तो इसे हम एक सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हो गए लेमन वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड वाटर। एंड इसके और भी एग्जाम्पल है जैसे एयर। हमारे आसपास जो हवा है वो भी एक सॉल्यूशन है, जो स्टील होता है वो भी एक सॉल्यूशन है। तब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये चीज़ें सॉल्यूशन कैसे है। तो सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकती है, गैसियस भी हो सकती है एंड लिक्विड भी हो सकती है। तो अब देखते हैं सॉलिड को। तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉलिड चीज़ के अंदर हम दूसरी चीज़ को मिक्स कर देते हैं एंड कंडीशन ये है कि वो दोनों चीज़ें यूनिफॉर्मली मिक्स होनी चाहिए, तब जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। जैसे इसका एग्जांपल हो गया अलॉयज़। अगर हम एक मेटल को लें एंड उस मेटल के अंदर दूसरे मेटल को यूनिफॉर्मली मिक्स कर दें या फिर दूसरे नॉन मेटल को यूनिफॉर्मली मिक्स कर दें, तब जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं अलॉय। सीधा अलॉय नहीं बनता, हीट देते देते मेटल एक स्टेज पर मेल्ट हो जाता है, यानी लिक्विड बन जाता है। एंड लिक्विड बनने के बाद में हम उसके अंदर जो भी चीज़ ऐड करनी होती है, चाहे वो कोई मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो, उन्हें भी लिक्विड में लेंगे, फिर उन दोनों को यूनिफॉर्मली मिक्स कर देंगे एंड फिर जब टेम्परेचर कम होगा तो वो फिर से सॉलिड बन जाएगा। तो ऐसे जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं अलॉय। अब देखते हैं गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन होती है एयर। एयर भी बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है एंड वो सारी गैसेस यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होती है। तो एयर भी एक तरह की सॉल्यूशन है। एंड लिक्विड सॉल्यूशन तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, जैसे शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्यूशन के लिए सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए कि चीज़ें यूनिफॉर्मली मिक्स होनी चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो अगर हम एक सॉल्यूशन बनाएं, हमारे पास वाटर है, इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्ट को ऐड करने के बाद ये एक सॉल्यूशन बन जाएगी।
पर ये सॉल्यूशन दो चीज़ों से बन रही है। पहली चीज़ है ये वाटर, दूसरा है सॉल्ट। तो ऐसी चीज़ जिसके अंदर दूसरी चीज़ डिज़ोल्व होती है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसी चीज़ जिसके अंदर दूसरी चीज़ डिज़ोल्व होती है, जैसे वाटर, वाटर के अंदर दूसरी चीज़ यानी सॉल्ट आके डिज़ोल्व हो रहा है तो इसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन विच अदर कंपोनेंट डिज़ोल्व्स, यानी सॉल्यूशन का एक ऐसा पार्ट जिसके अंदर दूसरी चीज़ आके डिज़ोल्व होती है उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। याद रखना, सॉल्वेंट। एंड वो चीज़ जो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होती है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। जैसे ये सॉल्ट, सॉल्ट सॉल्यूट है क्योंकि ये सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल को देख के हम एक बात कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जैसे कि वाटर यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में है, एंड सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है जैसे सॉल्ट। तो अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का तुम्हें पता चल गया। तुम कई बार सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए जो ऊपर वीडियो आ रही है इसे देखना मत भूलना, क्योंकि जितना भी तुमने अभी पढ़ा है वो सारा वेस्ट हो जाएगा अगर तुम कंफ्यूज हो गए तो। अगर सॉल्यूट की जगह सॉल्वेंट लिख दिया तो पूरा ही गलत हो जाएगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, छोटी सी वीडियो है। तो अब सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन। तो अगर हम आयोडीन को अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगी उसे हम कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, अल्कोहल के अंदर आयोडीन को ऐड कर रहे हैं। तो अल्कोहल क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, एंड जो आयोडीन है वो क्या हो गया, सॉल्यूट। दूसरा एग्जाम्पल हो गया एरेटेड ड्रिंक्स का, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स को हम एरेटेड ड्रिंक्स कहते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व करी जाती है। तो हमने कई बार देखा होगा जब भी हम कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं तो उसके अंदर से गैस निकलती है, तो वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन ड्रिंक्स में क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व करा जाता है। तो यहाँ पर सॉल्यूट कौन सा हुआ, लिक्विड, क्योंकि लिक्विड के अंदर ही गैस डिसॉल्व होती है, एंड जो गैस है वो है सॉल्यूट। एंड थर्ड एग्जाम्पल है एयर। हमारे आसपास जो भी हवा है इसके अंदर नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। तो हवा के अंदर ज़्यादातर नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 78% एंड ऑक्सीजन 21% होती है। इसे टोटल करने पे हमें मिलेगा 99%। तो जो बचा हुआ 1% है उसके अंदर और सारी गैसेस होती हैं जो छोटी छोटी क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। तो एयर के अंदर मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो क्या होगा, सॉल्वेंट, एंड जो कम क्वांटिटी में है वो है सॉल्यूट। तो नाइट्रोजन सॉल्वेंट है, ऑक्सीजन सॉल्यूट है। तो ये होगी सॉल्यूशन की डेफिनेशन एंड उसके एग्जांपल्स। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, यानी कैसे हमें पता चलेगा कि कोई चीज़ सॉल्यूशन है या नहीं। तो पहली बात तो यही है कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होती है। एंड अगर मेरे पास एक सॉल्ट की सॉल्यूशन है वाटर के अंदर, तो इसके अंदर सॉल्ट एंड वाटर मिक्स्ड है, तो इस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हम देख थोड़ी सकते हैं। ऐसे हम थोड़ी देख सकते हैं कि ये वाटर पार्टिकल्स है, ये सॉल्ट पार्टिकल्स हैं। ऐसा तो हम देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उन्हें हम बिना किसी माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते, यानी सीधी आंख से नहीं देख सकते। अगर वाटर के अंदर पत्थर को हम डिसॉल्व कर दें तो उन पत्थर को हम देख सकते हैं। तो अगर हम किसी सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अलग अलग देख सकते हैं, यानी सॉल्यूट को अलग एंड सॉल्वेंट को अलग, तब वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। यानी जो पत्थर एंड वाटर का मिक्सचर है वो एक सॉल्यूशन नहीं है, पर जो सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है वो एक सॉल्यूशन है। तो ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इनका साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। अब एक नई चीज़ को समझते हैं। तो अगर किसी चीज़ से लाइट निकल रही है एंड उस लाइट के पाथ के बीच में कोई पार्टिकल है, तो ये लाइट आएगी, इस पार्टिकल से टकराएगी। लाइट पार्टिकल से टकराई
तो ये पार्टिकल क्या करेगा, इस लाइट को एब्जॉर्व कर लेगा एंड एब्जॉर्व करने के बाद ये लाइट को स्कैटर करेगा, यानी चमकने लग जाएगा। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी लाइट आई पार्टिकल के पास, पार्टिकल ने उसे एब्जॉर्व करा एंड फिर जब वो पार्टिकल चमकेगा तब उसे हम कहेंगे स्कैटरिंग। तो ये पार्टिकल बड़ा है, अगर इस पार्टिकल को हम छोटा कर दें तो अब ये पार्टिकल इस लाइट को एब्जॉर्व नहीं कर सकता। तो अगर वो एब्जॉर्व ही नहीं करेगा तो स्कैटर कैसे करेगा। एंड सेम यही चीज़ सॉल्यूशन के पार्टिकल के साथ होती है। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तो क्योंकि वो छोटे होते हैं तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज दे कांट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। तो अब ये बीम ऑफ लाइट क्या है, तो अगर किसी सोर्स से लाइट निकल रही है तो उस सोर्स से बहुत सारी लाइट की रेज निकलेगी। उन बहुत सारी रेज को हम कहते हैं बीम, यानी ए ग्रुप ऑफ रेज इज नोन एज बीम। ऐसा तो है नहीं कि एक ही रे सॉल्यूशन से टकराएगी, सॉल्यूशन से बहुत सारी रेज टकराएंगी। उन सारी रेज को एक साथ हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। एंड अगर हम एक सॉल्यूशन को ले उसे फिल्टर पेपर से पास कराएं तो उस सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट है वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन है शुगर एंड वाटर की, तो शुगर है यहाँ पे सॉल्यूट, वाटर है सॉल्वेंट। एंड अगर इस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास कराया जाए यानी फिल्ट्रेशन कराया जाए तो शुगर फिल्टर थोड़ी हो जाएगी, शुगर वाटर के साथ ही फिल्टर पेपर से पास हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वी कांट सेपरेट सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, उनका साइज बहुत छोटा होता है, तो वो फिल्टर पेपर के पोर्स से आसानी से पास हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। अगर हम एक सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड रखें तो उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो नीचे सेटल थोड़ी हो जाएगा। अगर हमने वाटर एंड शुगर की सॉल्यूशन बनाई है तो थोड़ी देर बाद शुगर नीचे सेटल थोड़ी हो जाएगी। तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल नहीं होते। तो ये होगी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन दो तरह की होती है, एक होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनती है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। तो जैसे हमारे पास ये एक सॉल्वेंट है, ये इसके पार्टिकल्स हैं, एंड अगर हम इसके अंदर सॉल्यूट मिक्स करें तो सॉल्यूट आएगा इस स्पेस के बीच में चला जाएगा। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो अभी भी खाली है, यानी और सॉल्यूट को हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी ऐसी सॉल्यूशन जिसके अंदर और सॉल्यूट ऐड करा जा सकता है, उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। एंड अगर इसके अंदर हम और सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस थी वो अब सारी भर गई, यानी अब और पार्टिकल्स इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि अब कोई स्पेस ही नहीं है। तो इससे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी ऐसी सॉल्यूशन जिसके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व ना करा जा सके। एंड अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उस वजह से जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो भी बढ़ जाएगी। तो स्पेस बढ़ेगी तो और पार्टिकल्स इसके अंदर डिसॉल्व हो पाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूट के ज़्यादा पार्टिकल्स डिसॉल्व करे जा सकते हैं। इसलिए इन दोनों की डेफिनेशन में लिखा हुआ है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो और सॉल्यूट डिसॉल्व करा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, तो ये होगी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एक और केस देखते हैं, जब हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, ये दोनों सॉल्यूशन है वाटर एंड सॉल्ट की, इसके अंदर कम सॉल्ट डिसॉल्व्ड है, इसके अंदर ज़्यादा सॉल्ट डिसॉल्व्ड है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं है। पहली सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा सॉल्यूट है यानी ज़्यादा सॉल्ट है, दूसरी के अंदर कम सॉल्यूट है। तो इस कम एंड ज़्यादा सॉल्यूट वाली चीज़ को हम कहते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन की पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम कंसंट्रेशन कहेंगे।
या सिंपली कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। जैसे इस केस के अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर कम सॉल्ट प्रेजेंट है तो इसका कंसंट्रेशन कम है, इसके अंदर ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हम मैथमेटिकली दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला मेथड है मास बाय मास परसेंटेज। जैसे नाम बता रहा है, मास बाय मास, यानी मास डिवाइडेड बाय मास। अब पहले हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, फिर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए हम हमेशा 100 यूज़ करते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया। इस फॉर्मूले से हम किसी भी सॉल्यूशन का मास बाय मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। एंड दूसरा तरीका है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मास बाय वॉल्यूम, यानी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज की बात हो रही है। तो ये है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है 40 ग्राम। सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट, एंड जो वाटर है वो है सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 320 ग्राम। एंड मास बाय मास परसेंटेज के अंदर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन बनेगी किससे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, यानी 320 प्लस 40 यानी 360 ग्राम। अब जो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला है उसे अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो इसके अंदर हम वैल्यू रख देते हैं 40 बाई 360 इंटू 100। तो हमारा आंसर आ गया 11.1%। तो ये आया है कंसंट्रेशन सॉल्ट एंड वाटर की सॉल्यूशन का। तो इसका मतलब क्या है, तो ये है 11.1%। परसेंट का मतलब समझो, परसेंट यानी पर 100, सेंट का मतलब होता है 100। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 11.1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। यानी अगर हम इससे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन निकालें तो इस सॉल्यूशन के अंदर 11.1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट होगा, यानी 11.1 ग्राम ऑफ सॉल्ट इसके अंदर है। तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एंड इतनी देर हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। एंड सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर का टाइप है। अब थोड़ा हिट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। हिट्रोजीनियस मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन। ये दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर के टाइप्स है। तो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइडल के, उससे बड़े पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के। तो पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल एंड सस्पेंशन के लिए पार्टिकल्स आर लार्जर देन कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसका अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है मिल्क एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन का एग्जांपल है मडी वाटर। तो मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ मडी वाटर। अगर हम मिल्क को थोड़ी देर बिना डिस्टर्ब करे रख दें तो ऐसा तो होगा नहीं कि पानी पानी ऊपर आ जाएगा एंड और चीज़ें नीचे सेटल हो जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। पर जो सस्पेंशन होते हैं उनमें ये चीज़ होती है। जैसे अगर हम मडी वाटर को लें एंड उसे थोड़ी देर अनडिस्टर्ब्ड रख दें तो हम देखेंगे कि नीचे मड सेटल होगी एंड ऊपर सिर्फ और सिर्फ वाटर है। तो कोलॉइडल के लिए हम लिख सकते हैं दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। एंड यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोलॉइडल स्टेबल होते हैं। एंड सस्पेंशन के लिए हम लिख सकते हैं दे सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी सस्पेंशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं अगर उन्हें हम छेड़े ना तो। यानी अगर हम एक सस्पेंशन को लें एंड उसे अनडिस्टर्ब्ड रखते हैं बिना छेड़े, थोड़ी देर बाद सॉल्यूट के पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे। तो ये सेटल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है। एंड एक कोलॉइडल सॉल्यूशन एक बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर पाती है। यानी अगर हम मिल्क को लें एंड एक टॉर्च को लें तो उस टॉर्च से जो लाइट निकलेगी उसका पाथ हम उस
मिल्क के अंदर देख सकते हैं। एंड मिल्क क्या था? कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर लाइट का पाथ विजिबल होता है। एंड पाथ दिखेगा कैसे हमें? जब पार्टिकल लाइट को स्कैटर करेंगे। ये पॉइंट आगे और क्लियर हो जाएगा। एंड सस्पेंशन भी एक बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकता है। जैसे अगर हम मडी वाटर के सामने टॉर्च रख दें तो हमें उस टॉर्च से जो लाइट निकली है उसका पाथ विजिबल होगा। ये चीज़ें आगे और क्लियर हो जाएगी। कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया मिल्क एंड सस्पेंशन का एग्जाम्पल हो गया मडी वाटर। तो ये होगी कोलोइडल एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। अब जो ये कोलोइडल सॉल्यूशन है ये दो चीज़ों से बनी हुई होती है। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज एंड एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। जैसे अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन बनी हुई है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। वैसे ही कोलोइडल बनी हुई होती है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम से। तो डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट के जैसा होता है, यानी जो चीज़ कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। एंड डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट के जैसे होता है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो, उसे हम डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे। तो अब इस वीडियो के लास्ट टॉपिक को देखते हैं जो है टिंडल इफेक्ट। तो जैसे हमारे पास ये एक रे ऑफ लाइट है, ये इसके सामने एक पार्टिकल है, तो ये रे ऑफ लाइट इस पार्टिकल से टकराएगी। ये पार्टिकल इस रे को एब्जॉर्व कर लेगा एंड बाद में इसे स्कैटर करेगा, यानी चारों तरफ बिखेर देगा। एंड अगर इसके आसपास कोई इंसान है तो ये लाइट उस इंसान की आंख तक जाएगी, तो उस इंसान को ये पार्टिकल दिखाई देगा। तो अगर इस एक रे की जगह बहुत सारी रेज हो तो उसे हम कहते हैं बीम। तो टिंडल इफेक्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट ड्यू टू विच वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। यानी जैसे हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर से एक टॉर्च की लाइट पास हो रही है, तो इस टॉर्च की लाइट में बहुत सारी रेज होगी। बहुत सारी रेज को हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ये बीम ऑफ लाइट पार्टिकल से टकराएगी, पार्टिकल्स उस लाइट को स्कैटर करेंगे, तो वो लाइट हमारी आंखों तक आएगी। एंड जब वो आंखों तक आएगी तब हम उन पार्टिकल को चमकता हुआ देख सकेंगे, यानी हमें लाइट का पाथ इस सॉल्यूशन के अंदर विजिबल होगा, हम देख सकते हैं। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। एक चीज़ के अंदर हमें लाइट का पाथ विजिबल होता है, बस इतना ही है टिंडल इफेक्ट। अब ये सॉल्यूशन है मिल्क, टॉर्च के सामने है एयर। एयर में तो हमें ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही, तो क्या एयर में पार्टिकल्स नहीं है? नहीं, एयर में पार्टिकल्स तो हैं, पर वो बहुत छोटे हैं। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एयर एक तरह की सॉल्यूशन है एंड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। तो एयर के अंदर लाइट स्कैटर नहीं होती, या कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता। इसके आगे ये है मिल्क। मिल्क एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये लाइट को स्कैटर कर सकता है, तो ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, क्योंकि कोलोइडल के पार्टिकल्स थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं। एंड इसके आगे अगर हम एक मडी वाटर की सॉल्यूशन रख दें तो मडी वाटर के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वो एक तरह की सस्पेंशन सॉल्यूशन होती है, तो ये आराम से लाइट को स्कैटर कर पाते हैं एंड हम इनके अंदर टिंडल इफेक्ट देख पाते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हम टिंडल इफेक्ट नहीं देख सकते, कोलोइडल के अंदर एंड सस्पेंशन के अंदर हम टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं। तो ये था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में हम बचे हुए चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी आ जाना। तो आज हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो आ गए आप, ये इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर की सेकंड वीडियो है एंड इस वीडियो का टॉपिक है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। यानी हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे। कंपोनेंट्स यानी जिन चीज़ों से एक मिक्सचर बना हुआ होता है। तो इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। तो पहला मेथड है फिल्ट्रेशन। तो अगर तुम्हारे पास कोई मिक्सचर है जिसके अंदर एक कंपोनेंट लिक्विड है एंड दूसरा है सॉलिड, तो उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को तुम आराम से फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हो। पर फिल्ट्रेशन को हम सिर्फ और सिर्फ हिट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, तो जो सैंड है उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, तो वो वाटर के अंदर अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते। तो जो सैंड एंड वाटर का मिक्सचर होता है वो एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। हम फिल्ट्रेशन के अंदर एक फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। फ़िल्टर पेपर के थ्रू उस सॉल्यूशन को या उस मिक्सचर को पास कराते हैं एंड फिल्टर पेपर के अंदर होते हैं छोटे छोटे पोर्स। उन पोर्स के थ्रू
लिक्विड तो पास हो जाता है एंड बचता है सॉलिड। तो फिल्ट्रेशन की मदद से हम एक ऐसे हिट्रोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर एक चीज़ लिक्विड हो दूसरी चीज़ सॉलिड हो उसे सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन को हम सिर्फ और सिर्फ हिट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए सेकंड टाइप ऑफ टेक्निक है हैंड पिकिंग। अगर हमारे पास एक मिक्सचर है सैंड एंड स्टोन का, तो सैंड में से हम स्टोन को आराम से उठा के साइड में रख सकते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं हैंड पिकिंग, यानी हाथ से उठा उठा के चीज़ों को सेपरेट करना। तो इसे भी हम सिर्फ और सिर्फ हिट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए यूज़ करते हैं। एंड थर्ड टेक्निक है सीविंग। सीविंग को तुम सॉलिड फिल्ट्रेशन की तरह समझो। जैसे हमारे पास एक सैंड एंड स्टोन का मिक्सचर है एंड उस मिक्सचर को हम एक छलनी या फिर सीव से पास कराते हैं, तो जो सीव होती है उसके अंदर भी फिल्टर पेपर की तरह पोर्स होते हैं, पर थोड़े बड़े पोर्स होते हैं। उन पोर्स के थ्रू जो सैंड है वो नीचे पास हो जाएगी एंड स्टोन्स ऊपर रह जाएंगे। सीविंग से हम सैंड एंड स्टोन के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। हम सीविंग तभी यूज़ कर सकते हैं जब पार्टिकल्स का साइज छोटा एंड बड़ा हो। जैसे सैंड के पार्टिकल्स छोटे होते हैं, पत्थर बड़े होते हैं। अगर साइज में डिफरेंस है तभी हम सीविंग का यूज़ करते हैं। अगर एक की साइज के पार्टिकल्स है तो वहाँ पर हम हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं। तो ये तीनों टेक्निक्स थी हिट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। अब हम देखते हैं कैसे हम होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर हो गया मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो इस मिक्सचर को हम ना ही तो फिल्ट्रेशन से, ना ही हैंड पिकिंग से, ना ही सीविंग से सेपरेट कर सकते हैं। तो इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम इवापोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। इवापोरेशन में हम एक ऐसे मिक्सचर को लेते हैं जिसके अंदर एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है, दूसरी नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है। यानी एक ऐसा मिक्सचर चाहिए जो इन दोनों चीज़ों से बना हुआ हो। अब वॉलेटाइल चीज़ कौन सी होती है? वॉलेटाइल चीज़ यानी जो चीज़ चल सकती है। बस अभी इतना याद रखो कि वॉलेटाइल चीज़ यानी जो चीज़ चल सकती है एंड नॉन वॉलेटाइल जो चल नहीं सकती। तो हमने एक ऐसे मिक्सचर को ले लिया जिसके अंदर वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल चीज़ है। उस मिक्सचर को हमने हीट करा। अब इवापोरेशन स्टार्ट हो गया है। हीट करना यानी इवापोरेट करना। तो जब हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो इस मिक्सचर में जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो लिक्विड है तो हीट करने पे वो गैस में चेंज हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है। जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट में, जब हम उसे हीट करते हैं तब वो गैस स्टेट में चेंज हो जाती है। यानी अब वो इस मिक्सचर के अंदर नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ नॉन वॉलेटाइल चीज़ है। अब क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है तभी इसका स्टेट चेंज नहीं होगा। अगर ये वॉलेटाइल होती तो इसका भी स्टेट चेंज हो जाता एंड हमें कुछ मिलता ही नहीं। तो अब जो नॉन वॉलेटाइल चीज़ है वो हमें इस बीकर के अंदर मिल गई। वॉलेटाइल चीज़ गैस बन के इवापोरेट होगी। तो ऐसे हमने इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया इवापोरेशन से। तो इवापोरेशन कुछ नहीं है, एक मिक्सचर को हीट करना इवापोरेशन होता है। ऐसे मिक्सचर के लिए हम इवापोरेशन का यूज़ करेंगे जिस मिक्सचर के अंदर एक वॉलेटाइल सब्सटेंस हो, दूसरी नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस हो। अगर दोनों ही वॉलेटाइल सब्सटेंस है तो दोनों ही सब्सटेंस गैस बन के बीकर से बाहर चली जाएगी, तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स तो सेपरेट ही नहीं होंगे। अगर दोनों ही सब्सटेंस नॉन वॉलेटाइल है तो कोई भी गैस बनेगी नहीं एंड हमें दोनों ही चीज़ें बीकर में ही मिलेगी। तो इसलिए हमेशा याद रखना, एक वॉलेटाइल होना चाहिए, एक नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। अब इवापोरेशन की एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन यानी कैसे मिक्सचर्स के लिए इसे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक मिक्सचर है इंक। इंक एक कलर्ड कंपोनेंट एंड लिक्विड का मिक्सचर होता है। लिक्विड के अंदर कलर्ड कंपोनेंट मिक्स करा जाता है एंड उसे हम कहते हैं इंक। तो इंक के अंदर जो लिक्विड है वो वॉलेटाइल सब्सटेंस है क्योंकि लिक्विड इवापोरेट हो सकता है आसानी से, एंड जो कलर्ड कंपोनेंट है वो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है। तो इवापोरेशन को हम इंक के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकंड मिक्सचर है वाटर एंड शुगर का। वाटर यहाँ पर वॉलेटाइल है, शुगर नॉन वॉलेटाइल है। ये हो गया इवापोरेशन। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर तुम कार में बैठे हो एंड कार टर्न हो रही है, यानी कार एक सर्कुलर पाथ में चल रही है,
तो तुम्हारे ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लगती है। ये चीज़ तुमने नोटिस करी होगी। तो उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ऐसी फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर मोशन में है उसके ऊपर लगती है एंड बाहर की तरफ लगती है। उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड इस फोर्स का यूज़ करके हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। हमारे पास जो भी मिक्सचर होगा उसके अंदर कुछ भारी पार्टिकल्स होंगे, कुछ हल्के पार्टिकल्स होंगे। तो ये फोर्स उस पार्टिकल पर ज़्यादा लगेगी जिसका मास ज़्यादा है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। भारी पार्टिकल पर ज़्यादा फोर्स लगेगी, हल्के पार्टिकल पर कम फोर्स लगेगी। तो अगर हमारे पास इस मिक्सचर के अंदर भारी पार्टिकल्स हैं एंड हल्के पार्टिकल्स हैं एंड इसे हमने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया एंड इसे हम रोटेट कराते हैं, यानी ये सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। एंड सर्कुलर मोशन में आते ही इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। तो जब इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी तो भारी पार्टिकल्स पर ज़्यादा फोर्स लगेगी, तो वो पार्टिकल्स बाहर की तरफ आ जाएंगे। एंड हल्के पार्टिकल्स पर कम फोर्स लगेगी तो वो पार्टिकल्स भारी पार्टिकल्स के पीछे आ जाएंगे। यानी भारी पार्टिकल्स पर ज़्यादा फोर्स लगी तो वो सारे पार्टिकल्स आगे आ गए, हल्के पार्टिकल्स पर कम फोर्स लगी तो वो पीछे रह गए। तो अब तुम देख सकते हो हमने मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर दिया। तो ये सिंपल सा मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन का। लैब में हम सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए एक मशीन यूज़ करते हैं जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूज। इस मशीन के ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब लगी हुई है। हम एक टेस्ट ट्यूब भी लगा सकते थे, पर जब हम एक टेस्ट ट्यूब को लगाते तो अगर एक टेस्ट ट्यूब भी घूमेगी तो बैलेंस नहीं बनेगा। तो बैलेंस बनाने के लिए हम इसके ठीक अपोजिट साइड दूसरी टेस्ट ट्यूब को लगा देते हैं ताकि जब ये घूमे तो बैलेंस मेंटेन रहे। तो यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब है। इन टेस्ट ट्यूब के अंदर हम अपना मिक्सचर रखते हैं। बाद में ये दोनों टेस्ट ट्यूब घूमती है। तो जब ये टेस्ट ट्यूब घूमेगी यानी ये सर्कुलर मोशन में आ जाएगी। एंड जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगती है। उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर के अपोजिट साइड लगती है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो ये है इसका सेंटर। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी वो इस सेंटर के अपोजिट साइड लगेगी, यानी इस डायरेक्शन में लगेगी। तो सेम यही चीज़ इस केस में होती है। इन टेस्ट ट्यूब को थोड़ा टिल्ट करके रखा है। तो अगर हम इसे ऊपर से देखें तो बीच में सेंटर है जिसके अराउंड ये टेस्ट ट्यूब घूमेगी। एंड जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो इस सेंटर के अपोजिट साइड लगेगी, यानी नीचे की तरफ लगेगी। तो जो भारी पार्टिकल्स होंगे उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी तो वो पार्टिकल्स नीचे की तरफ पुश हो जाएंगे, यानी जितने भी भारी पार्टिकल्स होंगे वो टेस्ट ट्यूब के नीचे वाली साइड चले जाएंगे। क्योंकि जो नीचे वाली साइड है वो सेंटर के अपोजिट है तो ज़्यादा फोर्स नीचे लगेगी तो सारे भारी पार्टिकल्स नीचे चले जाएंगे। एंड हल्के पार्टिकल्स पर कम फोर्स लगेगी तो वो पार्टिकल्स भारी पार्टिकल्स के पीछे चले जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर भारी पार्टिकल्स नीचे मिलेंगे, हल्के पार्टिकल्स ऊपर मिलेंगे। तो ऐसे सेंट्रीफ्यूगेशन से हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। एंड एक चीज़ याद रखना, हम सेंट्रीफ्यूगेशन तभी यूज़ करते हैं जब एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स की डेंसिटी अलग हो। डेंसिटी यानी भारीपन। अगर कोई ऑब्जेक्ट भारी है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे मैं एक बॉल ले रहा हूँ कॉटन की एंड इसी साइज़ की एक मेटल बॉल है, तो ज़्यादा भारी बॉल कौन सी होगी? मेटल वाली। तो मेटल वाली बॉल की डेंसिटी ज़्यादा है एंड हल्की बॉल होगी कॉटन वाली, तो इसकी कम डेंसिटी है, यानी डेंसिटी हुई भारीपन। तो अगर किसी मिक्सचर के अंदर अलग अलग डेंसिटी के कंपोनेंट्स हैं तो उन कंपोनेंट्स को हम सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो मास पर डिपेंड करती है। तो जब कंपोनेंट्स हल्के एंड भारी होंगे तो उनके ऊपर अलग अलग फोर्स लगेगी एंड वो आसानी से सेपरेट हो जाएंगे। तब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन यानी किन मिक्सचर्स के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेडिकल लैब्स में यूज़ होता है। मेडिकल लैब्स में ब्लड के कंपोनेंट्स को सेंट्रीफ्यूगेशन से ही सेपरेट करा जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करके हम वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाते हैं। अब होता क्या है, वॉशिंग मशीन में हम गीले कपड़े डालते हैं, यानी ऐसे कपड़े जिनमें पानी हो। यानी ये एक मिक्सचर है क्लॉथ्स
एंड पानी का। तो अब जो पानी है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ क्लॉथ्स, क्योंकि पानी ज़्यादा भारी होता है। एक बाल्टी के अंदर तुम पानी डालो एंड उसी बाल्टी के अंदर कपड़े डालो तो भारी कौन होगा? पानी। तो पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा लगेगी, यानी जो पानी है उसके ऊपर ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। तब सारा पानी कपड़ों से निकल के वॉशिंग मशीन के साइड वाली वॉल्स में चला जाता है। मिल्क से क्रीम निकालने वाला काम भी सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है। तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन। अब अगली वीडियो के अंदर बचे हुए मेथड्स ऑफ सेपरेशन देखेंगे। उस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी आ जाना। तो आज हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ तो मिक्सचर। आ गए आप। तो ये इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर की 3rd वीडियो है एंड इस वीडियो के अंदर हम बची हुई सेपरेटिंग टेक्निक्स को कवर करने वाले हैं। तो अगर हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसके कंपोनेंट्स मिक्स ना हो पाए, जैसे एक मिक्सचर है ऑयल एंड वाटर का, तो ऑयल वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो पाता, तो ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर 2 इमिसेबल लिक्विड्स है, यानी ऐसे लिक्विड्स जो मिक्स ना हो पाए। तो ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हैं। अब भैया सेपरेटिंग फनल है क्या? तो ये है सेपरेटिंग फनल। तो इस सेपरेटिंग फनल के नीचे एक टैप लगी हुई है एंड इस टैप को हम कहते हैं स्टॉप कॉक। ये टैप नॉर्मल घर में जो टैप होती है उसकी तरह ही है। जब हम इसे खोलेंगे तो इस फनल में जो भी मिक्सचर होगा वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि वाटर एंड ऑयल मिक्स नहीं हो सकते, तो ये दोनों अलग अलग रहेंगे। तो वाटर नीचे है, ऑयल ऊपर है। तो जब हम इस टॉप को खोलेंगे तो वाटर नीचे बीकर में आना स्टार्ट हो जाएगा एंड जब ये सारा वाटर नीचे वाले बीकर में आ जाएगा तब हम स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे। तो ऊपर ऑयल रह जाएगा, नीचे वाटर आ जाएगा। हम इस ऑयल को दूसरे बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर सेपरेट हो गया। इसे हमने सेपरेट करा है सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके। ये होगी सेपरेटिंग फनल। अब सेकेंड टेक्निक है सब्लिमेशन। तो जैसे हमें पता है अगर हमारे पास एक सॉलिड है, उस सॉलिड को हम हीट कर रहे हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, जैसे आइस वाटर में चेंज होती है। अगर हम इस लिक्विड को और हीट करें तो ये लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा, जैसे वाटर स्टीम बनता है। पर कुछ ऐसी सब्सटेंसेस होती है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाती है, वो लिक्विड वाली स्टेट में नहीं जाती। तो ऐसी सब्सटेंसेस को हम कहते हैं सब्लाइम सब्सटेंस। एंड इस प्रोसेस जिसके अंदर एक चीज़ डायरेक्टली सॉलिड से गैस बनती है उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो अब तुम्हें एक बात समझ में आ गई, सब्लिमेशन तभी होता है जब एक सब्लाइम सब्सटेंस हो, यानी हम एक ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं जिसमें एक सब्लाइम सब्सटेंस हो। तो सब्लिमेशन के लिए हम एक ऐसे मिक्सचर को चूज़ करते हैं जिसके अंदर एक सब्लाइम सब्सटेंस हो, दूसरी नॉन सब्लाइम सब्सटेंस हो। जैसे सब्लाइम सब्सटेंस होगी अमोनियम क्लोराइड एंड नॉन सब्लाइम सब्सटेंस होगी सॉल्ट। तो अगर हमारे पास इन दोनों का मिक्सचर है, यानी सब्लाइम एंड नॉन सब्लाइम का एक मिक्सचर है, तो जब हम इसे हीट करते हैं तो जो सब्लाइम सब्सटेंस है वो हीट लेते ही गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, पर नॉन सब्लाइम सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट नहीं होगी, यानी वो मिक्सचर में ही रहेगी, पर सब्लाइम सब्सटेंस वेपर बन के हवा में उड़ जाएगी। यानी इस मिक्सचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉन सब्लाइम सब्सटेंस बचेगी। तो इस मिक्सचर के कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे। तो मोटा मोटी यही है सब्लिमेशन। एक चीज़ को जब हम हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाती है बिना लिक्विड वाली स्टेट में जाए हुए। एंड क्योंकि हम सब्लाइम सब्सटेंस के साथ एक नॉन सब्लाइम सब्सटेंस को हीट करते हैं तो नॉन सब्लाइम सब्सटेंस मिक्सचर में ही रह जाती है, सब्लाइम सब्सटेंस गैस बन के इवापोरेट हो जाती है। तो ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसे हमारे पास ये एक मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट का। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है सब्लाइम सब्सटेंस, सॉल्ट है नॉन सब्लाइम सब्सटेंस। तो जब हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो जैसे हमें पता है अमोनियम क्लोराइड गैस बन के हवा में चला जाएगा। तो अगर हमें इस अमोनियम क्लोराइड को कलेक्ट करना है तो कलेक्ट करने के लिए हम
इस मिक्सचर के ऊपर एक फनल लगा देते हैं। ये फनल उल्टी करी हुई है एंड इस फनल के ऊपर लगा दिया हमने एक कॉटन। तो अब हम इस मिक्सचर को हीट करते हैं। तो हीट करने पे अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाएगा एंड गैस बन के इस पॉइंट पे आके टकराएगा। तो अब ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे आके ये टकराया। नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है। तो ऊपर वाले पॉइंट पर नीचे की कंपैरिजन में टेम्परेचर कम है। तो इस पॉइंट पर जब अमोनियम क्लोराइड एज ए गैस आके टकराएगा, तो क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो वो गैस सॉलिड में चेंज हो जाएगी, यानी यहाँ पर हमें सॉलिड अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। अब भैया क्यों मिलेगा? क्योंकि इस पॉइंट पर टेम्परेचर था कम एंड जब एक गैस को हम कम टेम्परेचर देते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। पर क्योंकि यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड एक सबलाइम सब्सटेंस है, ये लिक्विड वाली स्टेट में तो जाता ही नहीं है, तो ये गैस से डायरेक्टली सॉलिड बन गया। तो ऐसे हमें ऊपर वाली साइड अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा एंड नीचे बच जाएगा सॉल्ट। तो ऐसे सब्लिमेशन से हम अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो सब्लिमेशन के लिए हमें एक ऐसा मिक्सचर चाहिए जिसके अंदर एक सबलाइम सब्सटेंस हो। तो ये हो गया सब्लिमेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो क्रोमा है वो कलर को रिप्रेजेंट करता है, यानी क्रोमेटोग्राफी कलर से रिलेटेड है। एंड अगर कलर की बात कर रहे हैं तो हमें बात करनी होगी इंक की। तो इंक बहुत सारे कलर्स का एक मिक्सचर है। मान लेते हैं इंक के अंदर ए एंड बी दो तरह के कलर्स है एंड इस इंक को हम एक पेपर के ऊपर लगा देते हैं, उस पेपर को वाटर में डाल देते हैं। तो इस पेपर के नीचे वाला पोर्शन पानी में डूबा हुआ है, यानी नीचे वाले पोर्शन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। कंसंट्रेशन यानी नीचे ज़्यादा पानी है एंड ऊपर वाली साइड पेपर गीला नहीं है, यानी पानी नहीं है, यानी कंसंट्रेशन कम है। नीचे हाई कंसंट्रेशन है, ऊपर लो कंसंट्रेशन है। तो वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, यानी पानी नीचे से ऊपर जाएगा एंड नीचे उसे मिलेगी इंक। इंक यानी ए एंड बी कलर्स। तो वो ए एंड बी कलर वाटर के अंदर मिक्स होंगे। तो ये दोनों कलर अलग अलग है, तो ये पानी में भी अलग अलग तरह से डिसॉल्व होंगे। तो एक कलर पानी के अंदर अच्छे से मिक्स होगा, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। मान लेते हैं ए पानी में अच्छे से मिक्स हुआ तो ए की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है एंड बी पानी में अच्छे से मिक्स नहीं हुआ तो बी की सॉल्युबिलिटी कम है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर पानी के अंदर ए एंड बी मिल गए, तो यहाँ पर इंक के साथ वाटर मिल गया। अब ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर हुआ क्या, ए एंड बी वाटर में मिक्स हो गए। ए की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो ए पानी का साथ ज़्यादा देगा। बी की सॉल्युबिलिटी कम है तो बी पानी का साथ कम देगा, यानी जब ये पानी ऊपर जाएगा तो ए पानी के साथ ज़्यादा दूर तक जाएगा, यानी ऊपर तक चला जाएगा। बी कम सॉल्युबल है, यानी वाटर का साथ कम देगा एंड बीच में ही रह जाएगा। तो ऐसे जो ज़्यादा सॉल्युबल था वो ज़्यादा दूर तक गया, जो कम सॉल्युबल था वो कम दूर तक गया। तो ऐसे हमने कलर ए एंड बी को सेपरेट कर लिया इंक के मिक्सचर से। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर हमने कलर्स को सेपरेट करा है। तो ऐसे क्रोमेटोग्राफी से हम एक इंक के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। होता कुछ नहीं है, बस इंक बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर होता है। बहुत सारे कलर्स है, यानी सारे कलर्स की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी। जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो पानी का साथ ज़्यादा देगा एंड वो ऊपर तक चला जाएगा। जो कम सॉल्युबल होगा वो पानी का साथ कम देगा एंड वो नीचे ही रह जाएगा। एंड ऐसे इंक के कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। तो ये हो गया क्रोमेटोग्राफी। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक लिक्विड को हीट करते हैं। अब हमें पता है जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो वेपर बन जाता है एंड जब हम इस वेपर को ठंडा करेंगे यानी टेम्परेचर कम करेंगे तो ये वेपर फिर से लिक्विड बन जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन, यानी लिक्विड से वेपर, वेपर से फिर से लिक्विड, इसे हम कहेंगे डिस्टिलेशन। अब तुम कहोगे भैया इसका कोई सेंस है, हमारे पास स्टार्टिंग में था लिक्विड एंड लास्ट में भी हमें लिक्विड ही मिल रहा है, तो कोई सेंस है इस बात का? इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए।
जैसे हमारे पास एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर के अंदर दो लिक्विड्स हैं, एक लिक्विड L1 है, एक लिक्विड L2 है, एंड ये दोनों लिक्विड्स एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, यानी ये दोनों मिक्सेबल लिक्विड्स है। जैसे सेपरेटिंग फनल में दो लिक्विड्स थे जो आपस में मिक्स नहीं हो पा रहे थे, उन्हें हम कहते थे इमिसेबल लिक्विड्स, एंड जो आपस में मिक्स हो पाते हैं उन्हें हम कहते हैं मिसेबल लिक्विड्स। तो यहाँ पर L1 एंड L2 दो मिसेबल लिक्विड्स है, यानी वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो अब भैया हमें डिस्टिलेशन करना है, तो इस मिक्सचर को हम हीट करेंगे। तो हीट करने के लिए हमें एक बर्नर चाहिए, नीचे है बर्नर, और यहाँ पर हमने एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर लगा दिया। इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वाटर कंडेंसर। बचपन में सुना होगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता है वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर है वाटर कंडेंसर, यानी वाटर को वेपर से लिक्विड बनाने वाला काम ये चीज़ करती है। इसमें होता क्या है, इस नीचे वाले पोर्शन से बहुत ठंडा पानी आता है। ठंडा पानी यानी टेम्परेचर बहुत कम, एंड जब टेम्परेचर कम होगा तो वेपर लिक्विड बन जाएगा, एंड इस ऊपर वाले पोर्ट से वाटर बाहर चला जाता है, एंड इसके बीच में से वेपर निकलता है। वेपर वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, बीच में ग्लास वॉल होती है ताकि उसका टेम्परेचर कम हो जाए। तो यहाँ से जब वेपर पास होगा तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, एंड जब वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो नीचे हमने लगा दिया बीकर उसे कलेक्ट करने के लिए। तो अब ये काम कैसे करता है ये समझते हैं। तो ये काम करता है बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे। बॉइलिंग पॉइंट यानी ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर एक लिक्विड वेपर बनना स्टार्ट होता है। तो मान लेते हैं कि L1 का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस एंड L2 का बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस, एंड हमने इस मिक्सचर को फ्लास्क में डाल दिया एंड हम इसे हीट करते हैं। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि अब टेम्परेचर है 60 डिग्री। तो अब 60 डिग्री के ऊपर जो L2 है उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। L2 का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है, पर अब 60 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। तो यहाँ पर L2 वेपर बन जाएगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट था 56 डिग्री सेल्सियस, पर हम टेम्परेचर दे रहे हैं 60 डिग्री सेल्सियस का। तो L2 वेपर बन जाएगा एंड इस ट्यूब के थ्रू पास होगा, एंड ये ट्यूब है कंडेंसर। कंडेंसर यानी इसके अंदर टेम्परेचर बहुत कम है, एंड जब एक वेपर को बहुत कम टेम्परेचर मिलता है तो वो लिक्विड बन जाता है। तो जो ये L2 है वो वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, एंड नीचे हमने रख रखा है बीकर। तो सारा L2 लिक्विड फॉर्म में बीकर के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे डिस्टिलेशन से हमने L2 एंड L1 को सेपरेट कर दिया, एंड ये दोनों मिक्सेबल थे, यानी ये दोनों अच्छे से मिक्स हुए हुए थे। तो हम डिस्टिलेशन का तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर हो जिसके अंदर दो मिक्सेबल लिक्विड्स हो। तो यहाँ पर जो L1 था वो था वाटर एंड L2 था एसीटोन। तो डिस्टिलेशन का यूज़ करके हम एसीटोन एंड वाटर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते। तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस देखें तो वो होगा 100 माइनस 56 जो होगा 44। तो एसीटोन एंड वाटर के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है 44, पर अगर ये डिफरेंस 25 केल्विन से कम हो। अभी केल्विन क्या है? केल्विन एक टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है, जैसे डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम हो तो वहाँ पर हम डिस्टिलेशन का यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कुछ नहीं है, सिर्फ हम डिस्टिलेशन का जो सेटअप था उसके अंदर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐड कर देते हैं। तो ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसके अंदर फ्रैक्शंस है, ये स्पेयर्स है, छोटे छोटे स्पेयर्स। इनका काम क्या होता है? ये वेपर को ऊपर नहीं जाने देते हैं। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक आदमी के पास ज़्यादा एनर्जी है, दूसरे के पास कम एनर्जी है, एंड उन्हें इस रोड पर चलना है। तो वो आदमी ज़्यादा दूर तक जाएगा जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, एंड जिसके पास एनर्जी कम थी वो कम दूर तक जा पाएगा क्योंकि उसके पास एनर्जी कम है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर होगी। जिस वेपर के पास ज़्यादा एनर्जी होगी वो इस रोड को क्रॉस कर लेगा, यानी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को क्रॉस कर लेगा। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी ऐसा ही है, ये वेपर के पाथ के बीच में आ जाता है। तो जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी
वो इस कॉलम को क्रॉस कर लेगा एंड जिसके पास में कम एनर्जी होगी वो वापस नीचे आ जाएगा। तो जैसे हमारे पास दो लिक्विड्स है L1 एंड L2, तो L1 का बॉइलिंग पॉइंट है 50 केल्विन, L2 का बॉइलिंग पॉइंट है 70 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है यहाँ पर 20 केल्विन का। तो इन दोनों का हमने एक मिक्सचर बना दिया, मिक्सचर को डाल दिया इस बीकर में एंड इसे हम हीट कर रहे हैं। तो जब टेम्परेचर 50 केल्विन पहुँचेगा तो 50 केल्विन पर जो लिक्विड 1 है यानी L1 वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा एंड 60 डिग्री आते आते लिक्विड 1 के वेपर के पास अच्छी खासी एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि L1 का बॉइलिंग पॉइंट 50 केल्विन था, पर अब टेम्परेचर हम ज़्यादा दे रहे हैं तो वेपर के पास एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अब L1 के वेपर के पास एनर्जी ज़्यादा है एंड L2 के थोड़े बहुत वेपर बनेंगे, क्योंकि L2 का भी बॉइलिंग पॉइंट आने वाला है। L2 का बॉइलिंग पॉइंट है 70 केल्विन, हमने टेम्परेचर दिया है 60 केल्विन का। तो अब थोड़े बहुत L2 के भी वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, पर L2 के वेपर्स के पास एनर्जी कम होगी तो L1 के वेपर के पास एनर्जी ज़्यादा है, तो वो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को क्रॉस कर लेगा एंड वो कंडेंसर में आके कंडेंस होके इस बीकर में आ जाएगा। पर L2 के वेपर की एनर्जी कम है तो वो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को क्रॉस नहीं कर पाएगा एंड वो फिर से नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही ये लिक्विड सेपरेट हो जाएंगे। इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है 20 केल्विन, पर भी ये आराम से सेपरेट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर हमने एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज़ करा है। तो ऐसे हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को देखते हैं, जो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्रिस्टल्स बना सकते हैं। अब क्रिस्टल क्या है? तुमने शुगर एंड सॉल्ट तो देखा ही होगा, वो छोटे छोटे दानों से मिलके बने हुए होते हैं। तो उन दानों को हम कहते हैं क्रिस्टल्स। एंड क्रिस्टल हमेशा प्योर होता है, यानी अगर कोई शुगर का क्रिस्टल है तो उस क्रिस्टल के अंदर सिर्फ और सिर्फ शुगर होगी और कोई सी चीज़ नहीं होगी, यानी ये प्योर है, 100% प्योर है। इस क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करके हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर दो सॉलिड्स को डिसॉल्व करते हैं। पहले सॉलिड की सॉल्युबिलिटी कम है, तो मान लेते हैं सॉलिड 1 की सॉल्युबिलिटी कम है एंड एक सॉलिड 2 भी इसके अंदर डिसॉल्व करते हैं एंड सॉलिड 2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। सॉल्युबिलिटी यानी इस लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड कितना डिसॉल्व हो सकता है। अगर ज़्यादा सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो इस केस में जो सॉलिड 2 है वो ज़्यादा डिसॉल्व होगा क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। क्रिस्टलाइजेशन को करने के लिए हम इस सॉल्यूशन को हीट करते हैं। अब जब हम इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी एंड जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस बढ़ जाएगी एंड उस स्पेस में ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ पाएंगे या फिर ज़्यादा सॉलिड के पार्टिकल्स आ पाएंगे। तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा सॉलिड हम ऐड कर पाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो इस केस के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे हम ज़्यादा सॉलिड 1 एंड सॉलिड 2 को ऐड कर सकते हैं। अब हमने मैक्सिमम सॉलिड 1 एंड सॉलिड 2 को ऐड कर दिया। अब और सॉलिड को ऐड करें तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो हमने टेम्परेचर बढ़ाकर इसके अंदर ज़्यादा सॉलिड ऐड कर दिया। ये चीज़ याद रखना, पहले सॉलिड कम था पर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करके ज़्यादा सॉलिड ऐड कर दिया। तो अब हम इस टेम्परेचर को फिर से कम करते हैं। अब जब टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी एंड जब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो जो हमने एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को ऐड करा था वो इस सॉल्यूशन से बाहर आ जाएंगे। बाहर कहाँ पे आएंगे? रहेंगे तो सॉल्यूशन में, पर वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। तो सॉलिड 1 कम सॉल्युबल है, सॉलिड 2 ज़्यादा सॉल्युबल है। तो टेम्परेचर कम करने पे किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा कम होगी? सॉलिड 1 की कम होगी, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी पहले से ही कम थी। अब टेम्परेचर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी और कम होगी, तो सॉलिड 1 की सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, यानी इसके ज़्यादातर पार्टिकल्स सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो वो सारे पार्टिकल्स मिलके एक क्रिस्टल बना लेंगे। तो ऐसे हमने एक क्रिस्टल बना दिया।
तो ये था क्रिस्टलाइजेशन। हमने करा कुछ नहीं, एक सॉल्यूशन बनाई दो सॉलिड्स की, उस सॉल्यूशन को हीट करा तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई यानी हम ज़्यादा सॉलिड ऐड कर पाए। तो जो हमने टेम्परेचर बढ़ा के ज़्यादा सॉलिड ऐड करा था, वो सॉलिड जब हमने टेम्परेचर कम करा तो सॉल्यूशन से बाहर आ गया एंड उस सॉलिड ने मिलके एक क्रिस्टल बना लिया। तो जो कम सॉल्युबल सॉलिड था उसका क्रिस्टल बन गया। तो ये था क्रिस्टलाइजेशन एंड इसी के साथ इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर, तो जल्दी आ जाना।